हेलो हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का एक रिसर्च चैनल पर। मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ 5 to 7 स्टॉक्स वो जिन पे हम स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, मिल सकती है जहाँ पर। और स्विंग ट्रेडिंग मींस आप 10 से 15% का अपसाइड मोमेंटम वहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, आपको मिल सकता है नियर टर्म 1 मंथ 2 मंथ में। अभी मार्केट का सिनारियो कुछ ऐसा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस है, बट उस मार्केट में भी कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो हम देख सकते हैं। और उसी से रिगार्डिंग मैं इसमें बात करने वाला हूँ कुछ स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, जितने भी स्टॉक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ ये पर्सनली मेरा खुद का इंटरेस्ट है। मैं बाई करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा। राइट, आपका अगर आप उसको उसके अकॉर्डिंगली अगर उसको बाय करते हैं सेल करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपके पास होगी। स्टॉप लॉस के साथ अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो वैलिड रहेगा, अदरवाइज आप वहाँ पे कभी भी स्टक ना हो। जो भी स्टॉप लॉस में अगर एक बताता हूँ सबका करते हैं उसको हम ध्यान रखते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है, अदरवाइज हम वहाँ पे स्टक हो सकते हैं। कभी फ्यूचर की पोजीशन नहीं है, सारी सारी कैश की पोजीशन है। तो इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखें। ये मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट रहेगा। स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंगली मैं उन स्टॉक्स को नज़र में रखूंगा और अपनी वॉच लिस्ट में बना के उनमें ट्रेड या इन्वेस्ट करूंगा, जो भी रहेगा 2 से 3 महीने का जो टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी स्टॉक अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ओके। बेटर इन्फॉर्मेशन के लिए इसे 1.25x स्पीड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक जो है वो है हमारे सामने MGL। ओके, महानगर गैस लिमिटेड। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। गैस कंपनी जितनी भी है, पेट्रोनेट हो गया, MGL हो गया, इनका अगर हम थोड़ा सा फंडामेंटल वाइज भी देखें तो ये कंपनी थोड़ी सही पी पे हमको अभी करंटली मिल रही है। जैसे अगर मैं MGL की बात करूं यहाँ पे, और कुछ चीज़ें और भी है जो मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा टेक्निकल के साथ, ताकि आप उन चीज़ों को भी ऐड एक बार हम देखें समझें, तो उसके अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा माइंड मेकअप इस चीज़ का ध्यान कर सकें। देखो MGL में हम देखें तो MGL का भी करंट प्राइस चल रहा है 1374। ब्रेकआउट पहले हो चुका है 1200 के अराउंड, कुछ 1250 60 के आसपास थोड़ा चल चुका है स्टॉक, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं चीज़ें बताऊंगा। स्टॉक का भाई 17 चल रहा है। इंडस्ट्री का पी पे अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 17.2 के अराउंड कुछ चल रहा है। ठीक है। हम देखें तो बाकी स्टॉक्स भी हम देखें तो ओवरऑल में MGL में अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, इसलिए ये रिकमेंडेड हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ पे देखते हैं BIS का अगर हम होल्डिंग देते हैं तो यहाँ भी 1.5% 1.25% के आसपास से यहाँ पे जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में इंक्रीज हुआ है। ये भी एक रीज़न है इसको सेलेक्ट करने का, इसके अकॉर्डिंग इस पर थोड़ा नज़र रखने का। ठीक है, अब वापस मैं टेक्निकल चार्ट्स पे आ जाता हूँ आपके सामने। तो ये टेक्निकल चार्ट्स हम देखते हैं और आपसे इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये, अगर चार्ट देखोगे आप तो ऑलमोस्ट 2018 से लेकर, हाँ, 2018 से लेकर अब तक हम देखते हैं इस चार्ट को, तो आप क्लियरली विजिबल हो सकता है आपके सामने यहाँ पे कि ये ऑलमोस्ट आप देखोगे 2018 से लेकर एक 2023 तक, है ना, ऑलमोस्ट एक रेंज में चला है, इस रेंज में। यानी कि इस स्टॉक में अगर ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका तो वो ये था कि 800 के आसपास बाई कीजिए, 1200 के पास आप एग्जिट कर दो, है ना। वो 1000 की, अब 800 पे नहीं किया तो 900 पे बाय करो, 1000 पे एग्जिट कर दो, 1100 पे एग्जिट कर दो। ऐसा कुछ सिनारियो चल रहा था उस टाइम से, ये है ना, कि एक रेंज में फंसा हुआ था। यानी एक चैनल में हम कह सकते हैं कि चैनल में था ये काफी टाइम से। अब चैनल का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे फाइनली, और बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। जब भी बड़े बड़े ईयर्स के ब्रेकआउट्स होते हैं तो वहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, फंडामेंटल चेंजेस होते हैं या फिर ऑपरेशनल चेंजेस होते हैं, मैनेजमेंट चेंजेस होते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टोरी में कुछ चेंज होता है, तो वो एक बड़े ब्रेकआउट को सस्टेन कर पाते हैं। राइट, आप देख सकते हो यहाँ पे वीकली चार्ट भी देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, मंथली चार्ट भी देखोगे तो स्ट्रॉन्ग आपके सामने अभी कैंडल चल रही है, और वॉल्यूम भी हम देखें तो कंटिन्यूसली यहाँ बने हुए हैं। अब इसमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे हिसाब से इसमें एंट्री वगैरह देख सकते हो। तो जो एंट्री थी ये 1280 1260 के आसपास ही मिल चुकी थी। अभी हम देखें यहाँ पे तो ये चल रहा है 1374। ओके, 1374 के आसपास स्टॉक चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगर हमको एंट्री मिलती है 1300 से लेकर 1350 के बीच में, कोई किसी भी डिप में हमको अगर ये एंट्री मिलती है मंडे या फिर कभी भी मिलती है, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम होगा इसको एंट्री लेने का। और ये जो व्यू मैं दे रहा हूँ एटलीस्ट 3 मंथ्स का व्यू रहेगा इसमें, और इसके अकॉर्डिंगली आप देखना। और अपसाइड के जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 1500 के आसपास के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 1500 से ज़्यादा के टारगेट में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 1500 से ज़्यादा के टारगेट एक्सपेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको बाय करूंगा। और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर मैं पोजिशनल बाय कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1200 के बिलो में रहेगा। तो आप रिस्क रिवॉर्ड भी यहाँ पे आप एक बार समझ सकते हो कितना है, 1/1.5 या 2 के आसपास का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, तो ये एक स्टॉक है। अगर हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 1200 से अगर आप अपसाइड में जाते हैं तो 1200 से अगर आप यहाँ कंटिन्यूसली बाय करते हैं तो आपको 10 से 12% का अपसाइड देखना पड़ेगा, और डाउन साइड भी अगर हम देखो यहाँ से अगर 1300 के आसपास देखते हो तो 8 8 9% के मोमेंटम में
बोल कम रहा हूँ कि इतना ही मिलेगा, बट मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि ये 1500 के आगे भी रनअप दिखाता रहेगा। ठीक है, तो आप एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, उसमें पर्टिकुलर ट्रेड कर सकते हैं, राइट, कैश में ओनली। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टॉक की मैंने बात करने वाला हूँ, वो है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ओके, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो आप ये देख सकते हो जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। मेन इस स्टॉक को चूज करने का एक रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके फंडामेंटल के बारे में बात कर लेता हूँ। फंडामेंटल में हम जो चीज़ें मैंने नोटिस की है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में हम देखें, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बुक वैल्यू 323 के अराउंड को चल रही है और स्टॉक का प्राइस 252 के आसपास, राइट। बुक वैल्यू क्या होती है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज अगर हम कर दें, और पूरे सब कुछ निकालने का पर शेयर अगर उसके अकॉर्डिंगली निकाले अपन यहाँ पे, तो 323 के अराउंड कुछ होना चाहिए था, जो कि 252 के आसपास है, यानी कि बुक वैल्यू काफी अच्छी है। इस स्टॉक को एक तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी चीज हम देखिए स्टॉक की पी, तो 7.5 चल रही है। पी क्या होती है कि अगर हम 1 रुपए के प्रॉफिट कर रही है कंपनी, तो उस 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितना पैसा दे सकते हैं, तो वो 7.5 रुपीज आप यहाँ पे, जो कि पी बहुत अच्छा माना जा रहा है यहाँ पे इस चीज के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अच्छा ये चीज देख लिया हमने। बाकी पैरामीटर्स में तो इतना प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, और बाकी चीज़ें हम दिखाते हैं साथ साथ इसका प्रमोटर का, और ये होल्डिंग वगैरह वो थोड़ा पैटर्न भी थोड़ा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ खास मोमेंटम नहीं है, बट ये जो चीज़ है ये एक तरीके से बहुत अच्छा एक फंडामेंटली एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की भी 7.65 के आसपास पी चल रहा है, और जीआईसी का भी चल रहा है 7.54 के आसपास ही। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा खासा प्राइस स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसके इसको कंसिडर करने के लिए। हम जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस को देख सकते हैं। ये जो ट्रेड है ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड हो चुका है मेरे पास 222 223, यानी कि ये पूरा जोन जो था 230 के आसपास से अभी प्लस में चल रहा है ऑलरेडी। जो एक फर्स्ट टारगेट था 271 के आसपास वो भी अचीव हो चुका है। सो व्हाट वी शुड डू नाउ राइट नाउ, तो अगर हमको एक डिप मिलता है 240 के राउंड, यानी अगर हमको 230 240 से लेकर हमको 250 के बीच में अगर हमको यहाँ पे एंट्री लेने का मौका मिलता है, यहाँ पे हमको 240 से लेकर ये 230 से लेकर 240 के बीच में हमको यहाँ पे एंट्री लेने का अगर मौका मिलता है, तो हम इसको एक बार कंसिडर कर सकते हैं। यानी 230 से लेकर 240 के बीच में हम यहाँ पे अगर एक बार एंट्री लेते मौका मिलता है तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और इस केस में जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको हर चीज़ है ना, 200 के बिलो में यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिएगा। और हम यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है इस जोन को ब्रेक करने के बाद, यानी 273 के जोन को ब्रेक करने के बाद, जो ऑरेंज लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे 374 हो गया, 34 हो गया, 570 के आसपास का हम टारगेट अचीव कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये दूसरा स्टॉक है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आपके सामने ओपन है चार्ट इसका। ठीक है, जो नेक्स्ट चार्ट में लेने वाला हूँ वो है वैभव ग्लोबल। ये स्टॉक भी थोड़ा सा काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहा है अभी यहाँ पे, और एक्चुअली इसमें काफ़ी अच्छा खासा एक जोन बना हुआ है, एक रेंज बनी हुई है, तो उस रेंज का ब्रेकआउट हम यहाँ पे विजिबल होते हुए देख पा रहे हैं। अगर आप वॉल्यूम वाइज भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे आज। ओवरऑल वीक वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा का पूरा चैनल चल रहा है आपके सामने। ये देख सकते हो आप, ये पूरा पूरा चैनल में है अभी मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट। ये काफ़ी अच्छा खासा लंबा टाइम फ्रेम था अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगस्त से लेकर आप देख सकते हो जनवरी तक एक रेंज बाउंड मार्केट में रहा, यानी 370 400 से लेकर 450 के बीच में, 460 के बीच में ही स्टॉक ने ट्रेड किया। फाइनली जो ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ पे अभी करंटली चार्ट को देख रहे हैं 14 के राउंड, सॉरी 14 के राउंड यहाँ पे चार्ट को देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्टॉक को देख रहे हैं, और ये लगातार हम ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे मोमेंटम आउटसाइड ही आ रहा है। अर्निंग्स की भी इसमें आशा यही है कि अर्निंग्स भी अच्छे आने चाहिए 30 के आसपास, 31 के आसपास। नॉर्मली जब भी अर्निंग्स अच्छे आने वाले होते हैं तो स्टॉक में वैसे मोमेंटम भी आना स्टार्ट हो जाता है, एक्सपेक्टेशन भी होती है, कई बार फेल भी होता है, बट नॉर्मली इस केस में थोड़ा सा इसके चांसेस हैं अच्छे चलने के यहाँ पे। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं 500 के आसपास, तो इसका जो रेंज होगा बाइंग करने का, ये बाइंग करने का जो रेंज होगा वो होगा एटलीस्ट 460 से लेकर 415, 500 या 520 के बीच में। आप यहाँ पे इसमें इस रेंज में यहाँ पे आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ये स्विंग ट्रेड है, पोजिशनल ट्रेड भी आप देख सकते हो इस चीज़ में। और इसमें अगर हम स्टॉप लॉस की हम बात करें, तो अगर हम थोड़ा सा और इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम स्टॉप लॉस एटलीस्ट हम यहाँ पे कोशिश करेंगे 400 के आसपास रखें। अब इसमें थोड़ा सा लगेगा कि तब बड़ा स्टॉप लॉस क्यों दे रहा हूँ मैं, 20% 22% का क्यों स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, तो मैं उस केस में ये भी बोल रहा हूँ कि आपको इस रेंज के आसपास मिलना है स्टॉक को तो लेना चाहिए है। और अगर दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप एक साथ नहीं लेना चाहते, टुकड़ों में लेना चाहते हो, तो ऐसे जिगजैग जब करेगा स्टॉक तो उस केस में आप एंट्री लेना स्टार्ट करो, यानी डिप अगर मिलता है तो बाय करने की कोशिश आप कर सकते हो। स्टॉप लॉस को कॉम्प्रोमाइज मत करना, 420 मैक्स टू मैक्स आप कर सकते हो, इससे नीचे ना देखें ज़्यादा अच्छा है अगर हम ये ट्रेड फेल हो जाती है तो इन केस। और इसका जो टारगेट है वो 600 740 750 49 882 के तक के मिल सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ से एक अच्छा रनअप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो पोजिशनल में भी आप काउंट कर सकते हो।
ठीक है। इसके अलावा GIC RE भी एक अच्छे प्राइस में मिल रहा है। ये GIC हाउसिंग फाइनेंस है और ये जनरल इंश्योरेंस है। अगर हम इसको भी देखें तो यहाँ भी अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है ऑलरेडी। ये जो स्टॉक है मैं बहुत अच्छे लेवल्स पे ही लॉन्ग कर चुका हूँ, 200 के आसपास से भी बाई किया था, उसके बाद एग्जिट भी कर गए। पर वीकली चार्ट्स में यहाँ ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे 400 440 के अराउंड कुछ है, तो इसको आप कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हो 24% के लिए। और मोमेंटम स्टॉक है ये। मैं जितने भी स्टॉक बता रहा हूँ उनमें से MGL मोमेंटम स्टॉक है। अगर GIC RE को हम बात करूँ तो यहाँ भी आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। हाउसिंग फाइनेंस में मुझे थोड़ा सा डाउट है, वहाँ पे मोमेंटम धीरे धीरे मिलना स्टार्ट करे। वेब में भी यहाँ पे आपको जो है अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल सकता है। ठीक है, तो GIC RE भी ऐसा स्टॉक है जहाँ पे मोमेंटम आपको मिल सकता है। मोमेंटम मीन्स यहाँ पे 2 से 3 दिन में भी थोड़ा मोमेंटम हलचल होगी, यानी 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको हो सकता है ये टारगेट जो है यहाँ तक मीटअप कर दे। 381 का रेंज ब्रेकआउट देने के बाद सीधे 440 तक के लेवल आपको दिखा दे। राइट, अब ऐसे क्या होता है जब मोमेंटम इतने वाले होते हैं तो इस केस में आपके स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो इस केस में आपका स्टॉप लॉस 300 के पास में रहेगा, जो कि अगर हम करंटली देखें तो एटलीस्ट 10 से 12% का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। थोड़े से बड़े स्टॉप लॉस होंगे जरूर, बट चांसेस ज़्यादा ज़्यादा होंगे कि इसकी मोमेंटम अच्छा खासा मिल जाए यहाँ पे। ओके, एक काफ़ी अच्छा खासा रेंज बनी हुई है। तो ब्रेकआउट तो बहुत पहले हो चुका था, पर अब ये मोमेंटम है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड है कि ये कंटिन्यू करेगा। और स्मॉल अगर स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो 330 के आसपास से नीचे का आप स्टॉप लॉस एक बार देख सकते हो, जो कि एक बार उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके। अडानी पावर के रिटर्न्स, अडानी पावर जो है वो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं आज ही। मैंने ऑलरेडी इसको कंसिडर नहीं किया था अपने चार्ट्स पे, बट मैं आज इसको कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज इसके प्रॉफिटेबिलिटी के जो नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे खासे हैं। दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ नोटिस यहाँ पे आप ये करोगे कि एक रेंज बना हुआ है, ये रेंज का ब्रेकआउट है जो यहाँ पे मिलना चाहिए। यानी मंडे को अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे सर्किट के ज़्यादा ज़्यादा चांसेस हैं जो मेरे को लगता है। अगर हम देखें वीक ऑन वीक में, तो वीक ऑन वीक में भी आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छी खासी रेंज बनी हुई है ना। ये एक तरीके से फ्लैग का पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे टारगेट के एक्सपेक्टेशन रखें तो एटलीस्ट यहाँ पे आप मान के चलिए 700 के आसपास तक के टारगेट आपको अचीव हो सकते हैं यहाँ पे, और इससे ऊपर ही टारगेट यहाँ पे अचीव होने की चांसेस है। ओके, वर्स्ट केस सिनारियो में अगर हम यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस अगर रखते हैं तो स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 500 के आसपास का ही स्टॉप लॉस होगा। तो आप 500 के स्टॉप लॉस, 500 के आसपास का स्टॉप लॉस भी देखते हो तो 8 to 9% के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कोशिश ये होगी कि यहाँ पे सर्किट लगेंगे और सर्किट के अकॉर्डिंग चलेंगे। वैसे मैं अडानी स्टॉक्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। लास्ट टाइम जब प्रेफर किया था वो ये वाला जोन था, यहाँ पे ब्रेकआउट जब हुआ था 241 के आसपास, उसके बाद से मोमेंटम यहाँ पे मिल ही रहा है। ठीक है, वीडियो को प्रॉपरली सुनिए, देखिए, मैं आपको टारगेट स्टॉप लॉस प्रॉपरली बता रहा हूँ। बिना स्टॉप लॉस से आपको कुछ नहीं करना। कोई भी स्टॉक अगर आपको लॉस प्रॉफिट जो भी देता है वो आपकी जिम्मेदारी खुद की होगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ओके। दूसरे स्टॉक जो मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ वो है रेन इंडस्ट्री। रेन इंडस्ट्री है ना, रेन इंडस्ट्री पे हम बात करने वाले हैं, और रेन इंडस्ट्री के बाद हम आते हैं बाकी स्टॉक्स पे। रेन इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे गाइस तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा ये ब्रेकआउट होने के लिए तैयार हो चुका है, और वीकली क्लोजिंग भी हमको मिल चुकी है। आप देख सकते हो ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। हम यहाँ पे अगर देखें तो वॉल्यूम वाइज भी बहुत अच्छी खासी बाइंग हुई है यहाँ पे, राइट, विच इज़ अ गुड साइन टू गेट इन टू द दिस स्टॉक। नॉर्मली इस ऐसे स्टॉक्स को मैं नहीं प्रेफर करता हूँ बिकॉज ये रेंज बाउंड स्टॉक्स हो जाते हैं, कई बार काफ़ी लंबे टाइम तक आपको स्टक रख देते हैं। ऑल्दो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में है तो हम अप ट्रेंड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी हमको कई बार स्टक कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में हमको थोड़ा बचना है और देखना है कि कम ब्रेकआउट होता है प्रॉपरली, मोमेंटम मिलने की मतलब चांसेस होते हैं तो हम उसको कंसिडर करेंगे। दूसरी चीज़ हम अगर यहाँ पे देखें तो रेन इंडस्ट्री के हम थोड़े से फाइनेंशियल भी देखें, तो रेन इंडस्ट्री आप देख सकते हो यहाँ पे। रेन इंडस्ट्री का अगर बुक वैल्यू हम देखें तो 253 के अराउंड चल रहा है, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन। ओके, पी भी देखिए हम 20 के आसपास कुछ चल रहा है, राइट। तो ये भी एक अच्छा है। और ROC और ROE भी देखिए 17% 19%, जो कि अच्छा माना जाता है। 20% से ऊपर होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर यहाँ इतना भी होता है तो ये भी एक ओके ओके चीज़ है। ओके, इसके साथ साथ हम अगर यहाँ पे देखें प्रोमोटर की होल्डिंग वाइज भी ठीक ठीक है। इंडस्ट्री का पी अगर हम देखें तो 43.9 चल रहा है। ओके, और स्टॉक का पी 20 चल रहा है, विच इज़ अ क्वाइट गुड थिंग, राइट। मैं स्टॉक बहुत सारे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको सारे लेने। इनमें भी मैं जो बोल रहा हूँ इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इसका भी पी काफ़ी अच्छा खासा है। दूसरी चीज़ हम और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। इसके अलावा क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। एक बार इसका प्रमोटर का शेयर होल्डिंग वगैरह भी देखते हैं अगर कहीं बढ़ रहा है तो कुछ भी। ओके, यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, एफआईआई ने होल्डिंग कम जरूर करी है, पर ओवरऑल लेके यहाँ देखें तो पब्लिक ने होल्डिंग बढ़ाई है और पब्लिक का एक तरीके से पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है, तो इसके चांसेस है। और दूसरी मेन रीज़न है जिसको हम इसमें देख सकते हैं वो है यहाँ पे ब्रेकआउट। मैं वापस टेक्निकल पे आ जाता हूँ ब्रेकआउट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हम अगर एंट्री बनाते हैं कौन से जोन के आसपास, इस जोन के आसपास, यानी कि अगर मैं इस चार्ट पे देखता हूँ 168 178 के आसपास अगर हम एंट्री बनाते हैं तो इस एस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 158 के अराउंड का। और 158 के आसपास अगर आपका स्टॉप लॉस रहता है
तो इस केस में जो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, अगर करंट सिचुएशन में देखें यहाँ पे, तो 10% के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा, और इसमें टारगेट जो हम अचीव कर सकते हैं एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम मेरे को लगता है ये 200 रुपये तक के टारगेट आपको अचीव करवाएगा। उसके बाद थोड़ा सा रुक कर एक जोन बना के, एक बेस बना के, उसके बाद फिर बेस ब्रेकआउट देगा, और 234 से लेकर 250, 260, 270 तक के टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से पूरी पूरी रैली में ये स्टॉक नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब डेफिनेटली ये स्टॉक थोड़े से कम अच्छे वैल्यू पे आपको मिल रहे हैं, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। और एक और दो स्टॉक में और एक्स्ट्रा में लेना चाहूँगा। उन स्टॉक्स को आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर लेना चाहते हो देख सकते हो उसको। अ, अ, जो स्टॉक है आइनॉक्स विंड करके, आइनॉक्स विंड में भी एक थोड़ा स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है जो एक बहुत सडन आपको मोमेंटम दे सकता है। ये एक तरीके से स्विंग ट्रेड हो गया, स्पेसिफिक स्विंग ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ इसमें, यहाँ पे है ना, स्पेसिफिक स्विंग ट्रेड की तरह आप देख सकते हो, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये आपका। थोड़ा सा जल्दी पैसा बनने के लिए उम्मीद है रखते हैं यहाँ पे। और जल्दी खासा मोमेंटम आ जाएगा इसमें। तो इसमें अगर हम टारगेट एक्सपेक्ट करें, एक ऑलरेडी मोमेंटम स्टॉक है, तो हम यहाँ पे 12 से 15% के आसपास का मोमेंटम, या 10 से 15% का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 433 का, ये वाला 433 का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 433 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। और इसके बाद आपका मोमेंटम ये कंटिन्यू हो चुका है, तो मंडे को हो सकता है ये ऑलरेडी प्लस में ही खुले। ठीक है। एक ये स्टॉक हो गया। दूसरे स्टॉक में यहाँ पे लेने वाला हूँ MOIL। MOIL, ये MOIL भी जो स्टॉक है इसमें भी बहुत लंबा ब्रेकआउट हुआ है, काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये मोमेंटम देना स्टार्ट किया है। तो आप इसको भी एक बार नज़र में रख सकते हो। जैसे कि आप देखें यहाँ पे वीकली में चार्ट में देखूँ तो ये 2011 में यहाँ पे एक मोमेंटम था, उसके मतलब एक ओपन ही हुआ था, आई थिंक IPO के बाद ही गिरना स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर से ये देखे 2017 के आसपास यहाँ पे टच किया, उसके बाद फिर अब इसने ब्रेकआउट दिया है 2023 में। तो ये बहुत लंबा ब्रेकआउट है। जब भी ऐसे बड़े बड़े ब्रेकआउट होते हैं तो वो काफ़ी अच्छे खास सस्टेन करते हैं। तो हम इसमें अगर देखें तो हमको अगर एंट्री लेने का मौका मिलता है, और इसमें जो पॉसिबल टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एटलीस्ट हमारे फिबोनाची को अगर मैं इन्वॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंगली जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो फर्स्ट टारगेट जो होगा 400 से लेकर, और दूसरे टारगेट अगर हम देखें यहाँ पे तो 500 के आसपास तक का मैं टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, जो कि एटलीस्ट हमको एटलीस्ट नेक्स्ट 5 to 6 मंथ मिनिमम से मिनिमम मान के चले यहाँ पे मिल सकते हैं। ओके। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर हम इस मोमेंटम को देख रहे हैं तो एटलीस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हमको एक बार कंसिडर करना पड़ेगा। तो आपको एंट्री अगर मिलती है 310 के आसपास से, अगर हमको MOIL के अंदर एंट्री मिलती है 310 के आसपास से, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे उस केस में 290 के आसपास कुछ रहेगा। ओके। और अगर हम यहाँ पे और इसी इसी जोन के आसपास लेते हैं तो हम 300 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री ले सकते हैं। एक डिसेंट रन अप मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ यहाँ पे। एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। 10 15% के आसपास का अगर स्टॉप लॉस रहता भी है ऐसे कैश स्टॉक्स में, तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है MOIL में, है ना। एक स्टॉक जो मैं पहले बताने वाला था वो स्टॉक है SCI, यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। शिपिंग शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी हम चार्ट अगर देखें तो ये भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। 2007 से लेकर 2008 में, फिर 2010 में फिर से अपसाइड मोमेंटम आया, फाइनली इसने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया 161 के आसपास। ओके। तो ये भी एक कंसिडरेबल स्टॉक है, और 10% ऑलरेडी आज चल चुका है ये। तो इस चीज़ का भी एक थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर हमको थोड़ा सा भी डिक्लाइन मिलता है तो इसमें नज़र रखें। इस स्टॉक को हम देख सकते हैं। ये स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ ये शायद जो इस टाइप की जो वीडियोस है मैं या तो मंथ में एक या दो बनाऊंगा, जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग पाएगा। वैसे तो रोज हम कुछ ना कुछ नया नया मिलता रहता है, तो हम डेफिनेटली उन स्टॉक्स को नहीं कंसिडर करेंगे। जैसे ऑलरेडी जो स्टॉक मैंने ऑलरेडी रिकमेंड कर रखे हैं वो स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा रन दे चुके हैं। तो ये स्टॉक हम थोड़ा सा देख सकते हैं, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमको 180 190 से लेकर 200 के बीच में अगर एंट्री लेने का मौका मिलता है तो इसका डेफिनेटली आपको स्टॉक 162 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हम रनअप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे रनअप एटलीस्ट यहाँ पे आप 250 से 300 तक के आस रनअप मान के चलिए। ये सारी जो डेटा मैं बता रहा हूँ ये सारा डेटा प्रीवियस डेटा की बेसिस पे बता रहा हूँ। 250 के आसपास तक का रनअप हमको यहाँ पे फिबोनाची भी दे रहा है, और उसके बाद हमारा जो रनअप है एटलीस्ट 300 तक जाना चाहिए। राइट, फिबोनाची की बेसिस पे बता रहा हूँ, प्रीवियस डेटा की बेसिस पे बता रहा हूँ कि जब भी इतने बड़े बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं तो ये इतना रनअप हमको मिलने के लिए हम एक्सपेक्टेड रह सकते हैं कि इतना रनअप तो हमको मिल जाएगा। 15% के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा आपका इसमें, और जो रिटर्न भी रहेगा वो एटलीस्ट
25 से 30% के आसपास तक हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट दो स्टॉक में और बताने वाला हूँ, वैसे स्टॉक बहुत सारे हो गए तो डेफिनेटली आप इतने सारे स्टॉक नहीं लेना पसंद करोगे। इनमें भी मैंने जो स्पेसिफिक चीज़ें बोलनी थी वो बता दी है, तो उसमें आप थोड़ा कंसिडर कर सकते हो। ये स्पेसिफिक स्टॉक है, हर कोई नहीं ले पसंद करेगा रेणुका स्टॉक और रेणुका शुगर को, क्योंकि ये नहीं चलता ज़्यादा, बहुत लोगों ने स्टॉक भी ले रखा है काफ़ी टाइम से और ये नई मोमेंटम दिया है। अगर इसमें मोमेंटम हमको मिलता है, ब्रेकआउट होता है इसके अंदर, राइट, 48 के प्राइस के ऊपर जाता है तो ही लेना है। 48 के ऊपर अगर जाता है तो ये आपको थोड़ा अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 57 58 तक के टारगेट हमको मिल सकते हैं, जो कि 17 से 18% का आसपास मोमेंटम मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 17 से 18% का आपको मोमेंटम यहाँ मिल सकता है। स्टॉप लॉस इसमें जो होगा 44 का होगा। ठीक है, ये स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है ना। यहाँ पे 44 का स्टॉप लॉस रहेगा, 48 के वो ब्रेकआउट होता है तो, क्लोजिंग देता है तो, और कहाँ तक जा सकता है, 57 58 तक जा सकता है। और ज़्यादा उम्मीद मत रखना इस स्टॉक से, पैसा बनता है निकल जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्ट स्टॉक है धनलक्ष्मी बैंक, जो कि अच्छे खासे रिजल्ट अभी दिए हैं और अभी आज भी हम देखें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है इसने। ये लास्ट स्टॉक है, इसके बाद कोई स्टॉक नहीं है। तो ये आज भी हम देखें तो इसमें 10% का सर्किट लगा है। ये स्टॉक ऑलरेडी मैंने रिकमेंड कर चुका है, 38 32 42 के आसपास मैंने रिकमेंड ऑलरेडी दे रखा है ये, और पर्सनली बाय कर रखा है। तो इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर इसमें स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस थोड़े बड़े होंगे, बिकॉज सर्किट वाले स्टॉक्स में हम कुछ नहीं कर सकते। 30 33 34 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा। 35% का स्टॉप लॉस कोई भी नहीं रखना चाहिए किसी भी रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से आप देखो तो ये बहुत ही अ, सही आइडिया नहीं है। तो इसका भी अगर हम थोड़ा सा देखें तो कौन से प्राइस में हम इसको एंट्री ले सकते हैं, 44 से लेकर 51 के आसपास। अगर सर्किट में मिलता है तो फिर तो छोड़ देना, मत करना फिर इसमें अननेसरी कुछ भी आप हाथ पर। 61 का फर्स्ट टारगेट होगा, 71 का सेकंड टारगेट होगा। ये था फाइनल आज का स्विंग ट्रेड के बारे में डिस्कशन। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे सबका लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो स्टॉक ऑलरेडी चल चुके हैं उनके स्टॉक्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अपने फेवरेट स्टॉक के बारे में। जब भी मैं कोई सेशन रखूंगा या फिर कोई भी वीडियो बनाऊंगा वीक ऑन वीक बेसिस पे, यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, वो उस वीडियो में उस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं कंसिडर करते हुए एक्सप्लेन करूंगा। तो ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।